ऋग्वैदिक काल के बाद भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल का समय आता है। उत्तर वैदिक काल का समय ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 तक माना जाता है। ऋग्वेद काल में हमारे पास जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद था, परंतु उत्तर वैदिक काल इस मामले में कुछ धनी समय है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में 3 वेद यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और उपनिषद, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि सामवेद में अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है, इसलिए सबसे अधिक महत्व अथर्ववेद का आता है। ब्राह्मण ग्रंथ ये गद्य में लिखे गए प्राचीनतम ग्रंथ हैं। प्राचीनतम ग्रंथ है, और ये जो वेदों में यज्ञ क्रियाकांड दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, कर्मकांड, उसका सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए इनकी रचना की गई थी। यानी कि एक कर्मकांड प्रधान है। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। आरण्य ग्रंथ, इसमें आर्यों की दार्शनिक व रहस्यात्मक विचार मिलते हैं। ये ग्रंथ ऐसे थे कि जिन्हें बिल्कुल एकांत में पढ़ा जाता था, इसलिए इन्हें वनों में पढ़ा जाता था। वन यानी कि अरण्य, इसीलिए इन्हें अरण्य ग्रंथ कहा गया है। इसके बाद स्थान आता है उपनिषदों का। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनके लिखने में लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। इसमें आर्यों के चिंतनशील विचार मिलते हैं। मतलब जो विचारात्मक है, और आत्मविद्या का इसमें ज्ञान होता है। आत्मविद्या तो इनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी होती है, प्राप्त होती है। इसके अलावा गंगा घाटी में अनेक स्थानों पर की गई खुदाई से भी हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, खुदाइयों से। जिसे हम पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। और यह समय उत्तर वैदिक काल यानी कि उत्तर भारत में लोह युग था। इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमारे पास
काफी स्रोत हैं। इसके बाद आता है विस्तार, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के बारे में हमें एक बात और ध्यान देने योग्य है। उत्तर वैदिक काल का समय जो था वो परिवर्तनशील था। इस काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, दार्शनिक हो, धार्मिक हो। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं बचा हुआ था कोई भी क्षेत्र जिसमें परिवर्तन ना हो रहे हों। तो इसी प्रकार उनका भौगोलिक क्षेत्र का भी विस्तार होता है, यानी परिवर्तन हो रहा था, तो विस्तार हो रहा था। यहाँ तक कि उनके जो काम धंधे थे उनमें भी था, जो आगे हम बात बताएंगे। सभी क्षेत्रों में हम देखेंगे कि यह समय जो था एक परिवर्तनशील समय था। तो इस समय इनका विस्तार जो था वो जिस क्षेत्र में रहते थे उसे मध्य देश कहा गया है। मध्य देश, और ये क्षेत्र सरस्वती नदी से गंगा, यमुना, गंडक नदियों तक फैला हुआ क्षेत्र था। यानी कि अब जो था ऋग्वेद काल में आर्य केवल पंजाब और सैंधव प्रदेश में रहते थे, परंतु अब वे गंगा, यमुना और गंडक दोआब तक बढ़ गए थे। यानी कि उनके क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा हो गया था। इस समय के जो राज्य थे, जैसे कि ऋग्वेद काल में पंचजन और भरत, जिनका पहले हम नाम बता चुके हैं, पंचजन और भरतजन, ये महत्वपूर्ण राज्य थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व समाप्त हो गया और कुरु और पांचाल इस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य माने गए। कुरु और पांचाल ये संयुक्त राज्य थे जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ था। ये समय के सर्वश्रेष्ठ राज्य माने गए। कुरु क्षेत्र तक फैला हुआ था। कुरु क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में फैला हुआ था। कुरुक्षेत्र में ये फैला हुआ था। और इसका अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। इसके राजा परीक्षित और जन्मेजय प्रसिद्ध राजा थे। परीक्षित और जन्मेजय इसके राजा सर्वश्रेष्ठ राजा थे। और इन दो राज्यों को शतपथ ब्राह्मण में आर्य सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। यानी कि यहाँ के लोग जो आर्यों की संस्कृति थी उसे पूरी तरह मानते थे। अच्छी संस्कृत बोली जाती थी, यज्ञ किए जाते थे और आर्यों की सभ्यता के अनुसार ही आचार विचार या लोक व्यवहार यहाँ पर प्रचलित था दोनों राज्यों में। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि कुरु राज्य में ओले नहीं पड़ते हैं और टिड्डी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस बात से हमें यह पता लगता है कि अब आर्यों का जो पेशा है वो पशुपालन से हटकर फसल उत्पादन या कृषि पर आधारित हो गया, क्योंकि ये दोनों चीजें उसमें नुकसान पहुंचाती थी। परंतु कुरु राज्य में ये दोनों चीजें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। इस प्रकार ये उस समय का एक संपन्न राज्य था, प्रभावशाली राज्य था।
इसके अलावा जो दूसरा राज्य था पांचाल, उसकी राजधानी कम्पिल्य थी। कम्पिल्य इसकी राजधानी थी और इसके प्रमुख राजाओं में परवाहन जयबाली, इसके जो प्रमुख राजा थे सत्यकेतु, ये यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे पांचाल के। और ये जो फैला हुआ था पांचाल राज्य, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ था। तो ये क्षेत्र थे जो उस समय महत्वपूर्ण थे, जहाँ तक ये आर्यों की सभ्यता थी। इसके बाद हमें एक बात का ध्यान रखना है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार अभी तक नहीं हुआ था। यानी कि विंध्य पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत, इसके दक्षिण में आर्य सभ्यता का प्रसार नहीं हुआ था। बाद में कुछ अन्य राज्यों ने इनका स्थान ग्रहण किया, यानी कि जो पूर्व पांचाल राज्य थे इनका महत्व कम होता चला गया और दूसरे राज्यों का महत्व बढ़ता चला गया। इन राज्यों में काशी, कौशल, विदेह, मगध, अंग, मगध, ये राज्य प्रभावशाली होते चले गए, परंतु आर्य सभ्यता का प्रसार अंग और मगध राज्य तक नहीं था, क्योंकि उस समय के साहित्य में, अथर्ववेद में इन्हें व्रात्य कहा गया है, यानी कि, और इनके प्रति ऐसी कामना की गई है कि ये लोग ज्वर से ग्रस्त हों और ये प्राकृत भाषा बोलते थे। तो आर्य लोग इनसे नफरत करते थे, इनके प्रति नकारात्मक विचार रखते थे। जो पांचाल है, इसका स्थान बाद में पांचाल का स्थान विदेह ने ग्रहण किया। पांचाल के स्थान पर विदेह आया। जो बाद में महत्वपूर्ण राज्य बना। विदेह राज्य, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक राजा थे। जो पांचाल के राजा थे वो भी विद्वान थे। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल,
कौशल काशी विदेह। प्रसिद्ध राज्य थे। ये 5 राज्य थे जो उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध थे। आगे हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाएंगे।